गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। न्यू चैप्टर में हमने देखा था कि उत्तक और उत्तकों के प्रकार। आज हम नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं और वो है हमारा उत्तक तंत्र। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तक तंत्र के यानी कि टिश्यू सिस्टम, यानी कि टिश्यू सिस्टम। क्लियर? देखिए, उत्तक तंत्र जो है यानी कि टिश्यू सिस्टम जो है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे फ्लैशबैक में चलते हैं और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी कि भी जो उत्तक है ना, उत्तक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। उत्तक होते हैं दोस्तों हमारे दो प्रकार के, एक विभज्योतक, दूसरा स्थायी उत्तक। फिर दोस्तों हमने बात की थी कि जो विभज्योतक है उनका भी आगे दो प्रकार से हम अध्ययन करते हैं, एक स्थिति के अनुसार यानी कि शीर्ष विभज्योतक, अंतर्वेशी और पार्श्व विभज्योतक। एक इनकी उत्पत्ति के आधार पर प्राक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक। ठीक है। देन हमने बात की कि जो स्थायी उत्तक है, स्थायी उत्तक भी आपके दो प्रकार के होते हैं और ये वो उत्तक होते हैं जो लगातार विभाजन नहीं करते। तो ऐसी कोशिका जो विभाजन की क्षमता खो देती है ना, कौन सी? विभज्योतक वाली, तो वो अब आपके किसके रूप में बन जाती है? वो स्थायी उत्तक के रूप में बन जाती है। अब स्थायी जो उत्तक है वो भी आपके तीन प्रकार के होते हैं, सरल, जटिल और विशिष्ट। सरल भी आगे तीन प्रकार की, ठीक है। इसमें मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा, स्थूलकोणोत्तक यानी कि आपके कॉलेनकाइमा और दृढ़ोत्तक यानी कि स्क्लेनकाइमा। इसकी हमने बात की थी। जटिल उत्तक आपके दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इसके बाद में हमने जाइलम और फ्लोएम को भी डिटेल से अच्छे से देखा था कि भी जाइलम जो है ये आपके चार जो भाग है उनसे मिलकर के बना होता है। जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम फाइबर, ट्रेकिड्स और वेसल्स यानी कि वाहिका और वाहिनिकाएं, ठीक है। देन फ्लोएम। तो दोस्तों इसमें एक टॉपिक, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो जाइलम है ना, वह जो जाइलम जो है जो आपके पहले बनता है ना, यानी यूं कहूं कि यंग कह सकते हो, स्टार्टिंग जो जाइलम है, तो उन जाइलम को कहते हैं दोस्तों प्रोटोजाइलम। क्लियर? और जो बाद में बनता है दोस्तों उसको कहते हैं आपके मेटाजाइलम। क्लियर? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ऐसे करके। तो जो आगे का जो नोक है ना, जो संकरा, जो नुकीला जो भाग है वो आपके प्रोटोजाइलम को रिप्रेजेंट करता है और जो बड़ा जो भाग है वो मेटाजाइलम को। या आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे छोटा बबल बना करके, फिर इससे बड़ा साइज का, फिर इससे बड़े साइज का, फिर इससे बड़े साइज का, ऐसे करके। तो आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि जाइलम जो है वो उत्पत्ति की पोजीशन के आधार पर दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब हम आगे टॉपिक करेंगे संवहन बंडल, संवहन उत्तक, वहां पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंसी है। कैसे? कि जाइलम जो है यानी कि प्रोटोजाइलम है ना, तो ये जो प्रोटोजाइलम है इसको मैं P से लिख रहा हूं और मेटाजाइलम इसको मैं M से लिख रहा हूं, है ना। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति के आधार पर भी, है ना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जाइलम या फ्लोएम जो है उसमें एक्सार्क है या एंडार्क है। तो हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, अभी आप केवल इतना दिमाग में रखें कि जाइलम भी आपके आगे दो प्रकार से होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, है ना। प्रोटो का मीनिंग क्या होता है? भी
स्टार्टिंग इनिशियल यानी कि प्रारंभिक जाइलम कह सकते हो, और मेटा जो इसके बाद में विकसित होता है। जिनको इन दोनों में से है ना, इन दोनों में से आप किसी भी स्ट्रक्चर के रूप में इसको आप याद कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम हमारा जो एक नया टॉपिक है उसको हम लेकर चर्चा कर रहे हैं, उत्तक तंत्र। देखिए दोस्तों, उत्तक तंत्र जो है ये टॉपिक, इस टॉपिक में हम विभिन्न प्रकार के उत्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही सरल और ट्रिकी अंदाज में हम इसको बात करेंगे कि हम कैसे इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर? देखिए होता क्या है दोस्तों कि जब कभी भी हम किसी भी ऑर्गन का, किसी भी भाग का आंतरिक अध्ययन करते हैं, है ना, किसी भी पादप अंग का, पादप भाग या अंग, है ना, पादप भाग या अंग का आंतरिक अध्ययन करते हैं, आंतरिक अध्ययन करते हैं तो उसमें निम्नलिखित क्षेत्र कह सकते हो, या निम्नलिखित कोशिकाओं का स्तर, है ना, निम्नलिखित क्षेत्र या कोशिकीय स्तर दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों, कि अगर हम किसी भी पादप, है ना, किसी भी पादप का कोई भी जो भाग है या उसका जो अंग है, उसकी अगर हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करें, है ना, तो उसमें जो क्षेत्र है ना, निम्नलिखित जो क्षेत्र जिसकी हम बात करेंगे, या जो कोशिकीय जो स्तर है वो हमें दिखाई देते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो बाह्य उत्तक तंत्र। क्या होता है दोस्तों? बाह्य उत्तक तंत्र। क्लियर? सेकंड नंबर जो हमें दिखाई देता है वो होता है इसका भरण उत्तक तंत्र। क्या होता है? भरण उत्तक तंत्र। क्लियर? एंड थर्ड नंबर जो होता है वो होता है दोस्तों संवहन उत्तक तंत्र, यानी कि आउटर टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो कोई भी पादप पीस, प्लांट का जो पार्ट है ना, प्लांट पीस को अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ये 3 जोन दिखाई देते हैं। तो उसको और सरल भाषा में डायग्रामेटिकली तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई भी डायग्राम है, ठीक है, ऐसे। क्लियर? तो इसके अंदर आपको 3 क्षेत्र होंगे। पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और ये तीसरा क्षेत्र। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी पार्ट का इंटरनल जो स्टडी है ना, इंटरनल जो स्टडी है, आंतरिक जो अध्ययन है, वो आसानी से कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम एक जड़ की बात करें, है ना, तो जड़ के अंदर अगर हम उसको इंटरनली देखें, आंतरिक संरचना देखें, तो उनके अंदर एक जो पार्ट है जिसमें बाह्य उत्तक, यानी कि कौन कौन सी ऐसी संरचना है जो बाह्य लेवल पर, है ना, आउटर लेवल पर वो पाई जाती है। देन मिड के अंदर कि उसका मध्य का जो भाग है उसमें कौन कौन सी कोशिकाओं का क्षेत्र होता है। और फाइनली संवहन उत्तक तंत्र। तो संवहन उत्तक तंत्र में दोस्तों हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। क्लियर? तो दोस्तों अब हम 1 बाय 1 इन सब तीनों टॉपिक्स को देखते हैं कि बाह्य उत्तक तंत्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं आती है, भरण उत्तक तंत्र में कौन सी संरचनाएं आती है,
और सवर्ण ऊतक तंत्र में कौन सी संरचनाएं आती है। क्लियर? चलो तो देखिए, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट बात कर रहे हैं बाह्य ऊतक तंत्र। फर्स्ट हम ले रहे हैं बाह्य बाह्य ऊतक तंत्र। अब देखिए दोस्तों, नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि बाह्य ऊतक तंत्र यानी कि पौधे के एक्सटर्नली, ना एक प्लांट के एक्सटर्नली कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है जो हम देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं, इस टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं एक तो अधिचर्म, बाह्य अधिचर्म के बारे में। तो दोस्तों फिर बात आती है कि सर ये बाह्य अधिचर्म है क्या। तो दोस्तों बाह्य अधिचर्म यानी कि किसी भी पादप अंग का जो सबसे बाहर का जो आवरण है, आउटर जो लेयर है ना, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। क्लियर? अब ये बाह्य अधिचर्म या यूं आप कह दीजिए एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है ना, तो इस एपिडर्मिस के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी संरचनाएं आती है। तो देखिए दोस्तों, बाह्य अधिचर्म के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम और अध्ययन करते हैं आपके रोम के बारे में। क्लियर? देन हम इसमें बात करते हैं रंध्र के बारे में, यानी कि स्टोमेटा के बारे में। रोम यानी कि हेयर के बारे में। क्लियर? तो रोम हो गए, ठीक है, रंध्र हो गए। उसके अलावा अगर बात करें तो उपत्वचा, उपत्वचा जिसको क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल। क्लियर? तो इन सब के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं बाह्य ऊतक तंत्र के अंदर, यानी कि आउटर टिश्यू जो सिस्टम है, आउटर टिश्यू जो सिस्टम है, उस आउटर टिश्यू सिस्टम में दोस्तों हम मुख्य रूप से अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस के साथ साथ में, उसके साथ साथ में रोम यानी कि हेयर, रंध्र यानी कि स्टोमेटा, उपत्वचा यानी कि क्यूटिकल, इनकी हम चर्चा करते हैं। क्लियर? तो एक चीज मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि जब कभी भी हम बाह्य ऊतक तंत्र की बात करें तो हमें इन चीजों का ध्यान में रखना होता है। जैसे जैसे अगर हम बात करें, एक लीफ का उदाहरण लेते हैं। क्लियर? एक पत्ती का उदाहरण लेते हैं कि एक जो पर्ण है, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें बाह्य स्ट्रक्चर के रूप में क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो एक उदाहरण के रूप में बात करें। उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं पर्ण की संरचना, ना, पर्ण की संरचना। क्लियर? तो एक पर्ण की संरचना के रूप में जैसे बात करें, मान लीजिए ये आपकी एक लीफ है। क्लियर? ठीक है, अब इस लीफ का हम एक सेक्शन कर रहे हैं ना, इसको ऐसे यहां से कट करा, कट करके अब इसको हम यहां जूम करके देख रहे हैं। क्लियर? तो अगर इसको जूम करके देखते हैं लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप देखोगे दोस्तों कि इसमें बाह्य संरचना के रूप में एक बाह्य परत होती है ना, वो होती है आपके एपिडर्मिस की। किसकी परत होती है दोस्तों? एपिडर्मिस की, यानी कि बाह्य त्वचा। क्या होती है दोस्तों? बाह्य त्वचा। क्लियर? तो ये तो होगी बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। क्लियर? अब देखिए लीफ जो है, जैसे मान लीजिए लीफ है, इसको हम कट करके देखें तो इस तरीके से, ये इसकी अपर लेयर यानी कि बाह्य त्वचा, और ये इसकी लोअर लेयर यानी कि निचली बाह्य त्वचा। तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी मान लीजिए निचली बाह्य त्वचा, इस प्रकार से। क्लियर? तो ये अपर एपिडर्मिस, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अपर एपिडर्मिस।
और इसको कहते हैं दोस्तों लोअर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? लोअर एपिडर्मिस। क्लियर? अब देखिए हम बाह्य ऊतक तंत्र यानी कि आउटर टिश्यू सिस्टम के अंदर हम देखिए किस किस को चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि एपिडर्मिस जो है वो एक परत है कि दो परत है, उसकी हम चर्चा करते हैं। एक तो ये बात होगी। सेकंड हम देखते हैं कि हेयर वगैरह है ना, रोम है या नहीं है। तो दोस्तों कुछ प्लांट्स की लीफ होती है जिसकी सरफेस पर हेयर पाए जाते हैं, है ना, रोम पाए जाते हैं। अगर आपने सरसों का पत्ता देखा होगा, है ना, तो उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। मूली का जो पत्ता होता है ना, अभी सीजन है, आप आराम से इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, है ना। तो जैसे लीफ है, लीफ की सरफेस पर छोटे छोटे बाल की तरह स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? बट मुख्य रूप से रोम जो है यानी कि हेयर जो है वो हमारे रूट का कैरेक्टर है ना। किसका कैरेक्टर है दोस्तों? मुख्य रूप से अगर ये बात करें तो ये आपके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल है मूल के अंदर, है ना। तो मूल में मूल रोम के रूप में, मूल रोम। तो ये हम वहां जब मूल की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तब चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखें कि जो रोम है ये बाह्य त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं कुछ इस तरीके से। अगर रोम होंगे ना दोस्तों तो कुछ इस तरीके से जो रोम है यानी कि हेयर है वो आपके प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये करेक्टर बेसिकली आपके मूल का होता है। कुछ विशेष जो पौधों की पत्तियां होती है उनमें भी दोस्तों रोम कभी कभी पाए जाते हैं। जैसे आक का पौधा हो गया, है ना, उसकी लीफ, सरसों का या फिर मूली का, तो उनके ऊपर इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्लियर? चलो, तो एक तो ये बात होगी। तो अब हम चूंकि बात लीफ की कर रहे हैं तो इसको एक बार मैं आपको हटा देता हूं। क्लियर? चलो, अब लीफ के ऊपर और एक स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, तो उसके ऊपर एक पतला एक पॉलीथीन की तरह एक आवरण दोस्तों और पाया जाता है कुछ इस तरीके से। पतला पॉलीथीन की तरह एक थिन यानी कि पतला लेयर आवरण पाया जाता है और उस आवरण को कहते हैं दोस्तों आपके, क्या कहते हैं उसको? कहते हैं दोस्तों क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। ध्यान रखना दोस्तों, क्यूटिकल लीफ के ऊपर एक पतली लेयर के रूप में पाया जाता है और यही कारण है अगर हम लीफ के ऊपर पानी गिराएं, है ना, पर्ण के ऊपर पानी गिराएं तो वो आके स्लिप कर जाता है। अर्थात पत्तियां जो होती है वो चिकनी होती है। क्यों? इसी की वजह से, इस उपत्वचा या क्यूटिकल की वजह से। क्लियर? तो ये वो परत है जो जल रोधी होती है, अर्थात ये वो स्ट्रक्चर है जहां से जल का नुकसान नहीं होता, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो है वो न के बराबर होता है, या यूं कहूं कि नहीं होता। और ये जो परत है वो मुख्य रूप से लीफ के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में पाया जाता है। ठीक है? चलो, तो ये तो होगी क्यूटिकल। अब देखिए दोस्तों, बात अगर करें तो उसको थोड़ा हम कंप्लीट कर लेते हैं कि इसके मिड में मध्य जो भाग है ना, देखिए दोस्तों ये जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, इस भाग को दोस्तों कहते हैं मध्य सिरा। क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्य सिरा। मध्य सिरा यानी कि मिड रिब, मिड रिब कहते हैं इसको। ठीक है? क्या कहते हैं? मध्य सिरा, मध्य सिरा या मिड रिब कहते हैं। तो दोस्तों इसको अगर हम यहां देखते हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। किस रूप में? संवहन ऊतकों के रूप में। तो दोस्तों ध्यान रखना, मिड रिब में होते हैं आपके संवहन ऊतक। और संवहन ऊतकों में कौन आते हैं? अभी हमने चर्चा की थी कि संवहन ऊतकों में दोस्तों आते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। संवहन ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? जाइलम और फ्लोएम को एक साथ कहते हैं संवहन ऊतक या संवहन बंडल, या क्या कह सकते हो? संवहन बंडल भी कह सकते हो इसको। वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्लियर? चलो, अब देखिए दोस्तों, बाह्य ऊतक तंत्र के अंदर लास्ट जो टॉपिक है वो है, इसमें अगर बात करें तो रह गया हमारा रंध्र या स्टोमेटा। होता क्या है दोस्तों कि अधिचर्म पर यानी कि एपिडर्मिस पर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों को कहते हैं दोस्तों आपके रंध्र। वो देखिए कुछ इस प्रकार से। तो मान लीजिए कि यहां पर छिद्र है, कुछ यहां पर छिद्र है। देखिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन मैं तो समझाने के लिए आपको एक दो बना रहा हूं, है ना। तो ये
एक लीफ पर अपर साइड में या लोअर साइड में दोनों जगहों पर हो सकते हैं, दोनों में से किसी एक जगह पर भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि लोअर सरफेस पर वो छिद्र है कुछ इस तरीके से, तो ये जो छिद्रनुमा जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, इन छिद्रों को कहा जाता है दोस्तों रंध्र। क्या कहते हैं? इन छिद्रों को कहा जाता है दोस्तों रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। क्लियर? बाकी इनके बीच बीच में और भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जिनकी हम जब लीफ के बारे में बात करेंगे तब डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें दोस्तों, कि टॉपिक है हमारा आउटर टिश्यू सिस्टम, यानी कि बाह्य उत्तक तंत्र। क्लियर? तो बाह्य उत्तक तंत्र या बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंदर हम बात करें तो आपके आती है अधिचर्म, रोम यानी कि हेयर, स्टोमेटा एंड क्यूटिकल। क्लियर? तो हमने देखा कि जो हेयर है वो आउटर लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है, राइट। क्यूटिकल एक उपत्वचा है, मोम का जो आवरण है। क्यूटिकल है क्या दोस्तों? क्यूटिकल है क्या? ये एक पतला मोम का आवरण है ना, जो कि क्या है? जल रोधी, जल रोधी, जल रोधी, जल रोधी। ठीक है, और क्या है? पतला, पतला मोम का आवरण। ठीक है दोस्तों, तो पतला मोम की तरह का एक आवरण पाया जाता है। देन हमने देखा कि इनकी सरफेस पर, है ना, सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को दोस्तों रंध्र या क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टोमेटा। अब हम स्टोमेटा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टोमेटा को दोस्तों अब हम थोड़ा डिटेल से देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक जो स्टोमेटा है यानी कि जो रंध्र है, वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं एक प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मान लीजिए कि ये जो दोनों आपको जो मेरे हाथ दिख रहे हैं, ये आपके एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनको कहते हैं दोस्तों द्वार कोशिका। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका या फिर गार्ड सेल। क्लियर? जैसे ये एक हो गई और ये दूसरी, तो इस तरीके से बनी हुई होती है। क्लियर? द्वार कोशिकाओं में जब पानी भर जाता है तब ये खुल जाते हैं, उसको दोस्तों कहते हैं ओपन स्टोमेटा, यानी कि खुले प्रकार का रंध्र। और जब इसमें से पानी निकल जाता है वाष्प के रूप में, तब इसको कहते हैं बंद स्टोमेटा। एक बात तो ये हो गई। सेकंड बात करें तो ये द्वार कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है दोस्तों, कि इसकी जो आंतरिक जो झिल्ली है ना, आंतरिक यानी कि मेरे हथेली वाला भाग, ये तो मोटी भित्ति का होता है। क्या होता है दोस्तों? मोटी भित्ति का। जबकि बाहर की जो परत है, जो आप ये देख रहे हो, है ना, वो पतली भित्ति यानी कि थिन लेयर की होती है। अंदर होती है थिक लेयर और आउटर होती है थिन लेयर। क्लियर? चलो अब हम इसकी चर्चा करें। देखिए दोस्तों, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो कोशिकाएं हैं, इस कोशिकाओं को कहते हैं दोस्तों द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका। क्लियर? विशेषता क्या है? अगर आप गौर से देखें कि यहां अंदर की तरफ ये जो लेयर है, इसको मैं रेड पेन से अगेन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो होती है दोस्तों मोटी भित्ति होती है, जबकि बाहर की ओर पतली भित्ति होती है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? द्वार कोशिका। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों द्वार कोशिका। क्लियर? देन बात करें कि द्वार कोशिका के अंदर अगर आप गौर करें तो इनके अंदर क्या होता है दोस्तों? इनके अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट के कण यानी कि हरित लवक जो है वो इसमें पाया जाता है। क्लियर? एंड देन इनके चारों ओर की जो ये कोशिकाएं हैं, ये चारों ओर की जो कोशिकाएं हैं, इनको सब्सिडरी या सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है? एंड देन बाकी जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, ये दोस्तों कहलाता है इसका बाह्य त्वचीय कोशिकाएं। क्या होती है? बाह्य त्वचीय कोशिकाएं। क्लियर? चलो तो इसको थोड़ा और सिंपल वे में हम बात करके देखें। तो देखिए दोस्तों, जो रंध्र जो होते हैं, रंध्र जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से,
देखिए अंदर की जो झिल्ली है ये मोटी होती है, थिक होती है, क्लियर, और बाहर का जो लेयर है वो पतला होता है। उसके अलावा इसके अंदर हरे रंग के जो ये पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इनके अंदर केंद्रक, इनके अंदर अपना एक केंद्रक पाया जाता है, और इसके अलावा इनका खुद का अपना क्या होता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। तो ये जो कोशिका इसको कहते हैं द्वार कोशिका। द्वार कोशिका के चारों ओर विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं पाई जाती है, और उन कोशिकाओं को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं दोस्तों आपके सहायक कोशिका। ठीक है, और सहायक कोशिकाओं की संख्या 2, 4 या अधिक भी हो सकती है। एंड देन फाइनली ये जुड़ी भी होती है दोस्तों आपके एपिडर्मिस से। किससे जुड़ी भी होती है दोस्तों, ये जुड़ी भी होती है आपके एपिडर्मिस से, राइट। तो ये जो ब्लैक कलर से बनाया है ये तो होती है एपिडर्मल सेल। ये क्या होगी दोस्तों, ये होगी अधित्वचा, अधित्वचा यानी कि एपिडर्मिस, क्लियर। ये जो सेल है इसको कहते हैं दोस्तों गार्ड सेल यानी कि द्वार कोशिका। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं आपके द्वार कोशिका, क्लियर। द्वार कोशिका में दोस्तों इनका खुद का अपना क्या होता है, केंद्रक होता है, राइट। और इनके अंदर हरे रंग का जो पिगमेंट है, हरे रंग का जो पिगमेंट है उसको कहते हैं दोस्तों आपके हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब दोस्तों होता क्या है कि अभी जो मैंने आपके सामने जो ड्रॉ किया है इस प्रकार के रंध्र को तो कहते हैं दोस्तों खुले प्रकार का, खुला रंध्र कहते हैं, यानी कि ओपन स्टोमेटा। क्या कहते हैं दोस्तों, ओपन स्टोमेटा। अब एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें बंद प्रकार के स्टोमेटा को ड्रॉ करूंगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये जो उसकी थिक जो लेयर है वो अंदर से पैक होती है, क्लोज होती है, राइट। ये इसकी गार्ड सेल यानी कि रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका, ठीक है। देन ये इसके अंदर हो गए हरे रंग के पिगमेंट यानी कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, और ये इनके अंदर हो गए केंद्रक। चलो उसके बाद में बात करें कि इनके चारों ओर विशेष प्रकार की जो कोशिकाओं का जो आवरण पाया जाता है इसको कहते हैं दोस्तों द्वार कोशिका। और द्वार कोशिका आपके किसके साथ अटैच होती है, द्वार कोशिका दोस्तों आपके कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस के अंदर इस तरीके से ये पाई जाती है। ये देखिए दोस्तों, अब देखिए यहां गौर करें, यहां पर अंदर का जो छिद्र है वो खुला होता है, इसलिए इसको खुला प्रकार का यानी कि ओपन स्टोमेटा कहते हैं। और इसको कहते हैं दोस्तों बंद, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है आपके बंद प्रकार का रंध्र। क्या कहते हैं, बंद रंध्र यानी कि क्लोज स्टोमेटा। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है क्लोज स्टोमेटा। तो देखिए दोस्तों, द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिका, राइट। केंद्रक एंड ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रंध्र उपकरण का सचित्र वर्णन कीजिए या रंध्र उपकरण का चित्र बनाइए, तो आपको इस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड देन उसको अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करना है। कैसे लिखोगे कि अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। और रंध्र वो संरचना है दोस्तों जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है।
अर्थात पेड़ पौधे CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये जो गैसों का जो आदान प्रदान है दोस्तों, वो इसी छिद्रों से किया जाता है, जिनको हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। क्लियर? एक जो रंध्र है ये विशेष प्रकार की, यानी कि सेम के आकार की, सेम का जो बीज होता है सेम के आकार की द्वार कोशिकाएं होती है, जिनको रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको रक्षक कोशिका भी कह सकते हो, रक्षक कोशिका भी इनको कहा जाता है, यानी कि गार्ड सेल। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? इसकी विशेषता है कि इसकी आंतरिक जो झिल्ली है वो आपकी मोटी होती है, जबकि बाहर की झिल्ली पतली, यानी कि इंटरनल लेयर ऑफ गार्ड सेल इज थिन एंड आउटर मेम्ब्रेन इज थिन। और इंटरनल लेयर क्या होती है? थिक। तो अंदर वाली मोटी और बाहर वाली क्या होती है? पतली, यानी कि थिन लेयर की होती है। गार्ड सेल के चारों ओर विशेष प्रकार का कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। उसको दोस्तों क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपके सहायक कोशिका। सहायक कोशिका क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं, राइट? जिनकी संख्या 2, 4 या 7 भी हो सकती है। और ये आपके आगे किसके साथ अटैच होती है? ये दोस्तों आगे आपके अटैच होती है अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस से। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो ये एक जो स्ट्रक्चर है सेम के बीज के आकृति की जो रंध्रों की स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये मुख्य रूप से आपके द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें पाई जाती है। अगर हम बात करें एक बीजपत्री की, तो दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बीजपत्री जैसे अपने मक्का हो गया, घास हो गए, है ना, आदि जो पौधे हैं उनमें दोस्तों डंबल के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बाकी स्ट्रक्चर वाइज सेम है, लेकिन जो गार्ड सेल है या जो रक्षक कोशिका है उसकी आकृति द्विबीजपत्री में दोस्तों आपकी होती है सेम के आकार की, और जबकि एक बीजपत्री में दोस्तों होती है इस तरीके से डंबल के आकार की। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये आज का जो टॉपिक था हमारा बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। हम बात कर रहे थे हमारा एक टॉपिक था बाह्य उत्तक तंत्र, है ना, बाह्य उत्तक तंत्र। टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो था हमारा उत्तक तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उत्तक तंत्र यानी कि टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम पौधे का इंटरनली, है ना, आंतरिक जो संरचना है उसकी अध्ययन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 जोन होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर मोस्ट, यानी कि बाह्य उत्तक तंत्र, बहरण उत्तक तंत्र और सबहन उत्तक तंत्र। तो जिसमें हमने बाह्य उत्तक तंत्र को डिटेल से देखा कि बाह्य उत्तक तंत्र के अंदर दोस्तों रोम, रंध्र और उपत्वचा यानी कि क्यूटिकल आते हैं। उसके बाद में हमने रंध्र की और डिटेल से स्टडी करी है कि भी रंध्र कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो उसकी हमने कंप्लीट चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक एकदम से समझ में आया होगा। दोस्तों चलो अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं, सेकंड जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करें। तो सेकंड टॉपिक है दोस्तों आपका भरण उत्तक तंत्र। भरण उत्तक तंत्र क्या है दोस्तों? भरण उत्तक तंत्र। देखिए दोस्तों, सेकंड जो जोन है ना, सेकंड जोन जो है ये आपके बाह्य उत्तक तंत्र और सबहन उत्तक तंत्र के बीच का भाग है ना। चलो तो उसके ऊपर चर्चा करें। यह बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र तथा संवहन उत्तक तंत्र, संवहन उत्तक तंत्र के बीच का भाग होता है, बीच का भाग होता है, जिसमें कई प्रकार के क्षेत्र आते हैं ना, जिसमें कई प्रकार
की कोशिका क्षेत्र आते हैं जैसे 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 अगर बात करें दोस्तों तो इसमें हम बात करते हैं आपके वल्कुट और वल्कुट के विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशन। तो जैसे अगर बात करें वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स, ठीक है, इसी में हम बात करेंगे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस तथा परिरंभ आदि। तो दोस्तों जो बहिर्णुतक तंत्र है, बहिर्णुतक तंत्र में वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, उसको एक वल्कुट का एक पार्ट समझ सकते हैं, देन एंडोडर्मिस यानी कि अंतःत्वचा कहते हैं, और बात करें परिरंभ यानी कि पेरिसाइकिल। ये जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं का हम इस टॉपिक में अध्ययन करते हैं। अब ये है क्या, जब हम डिटेल से जब वन बाय वन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वहां हर एक चीज को हम अच्छे से और डिफाइन करेंगे। क्लियर दोस्तों? चलो फिर हम बात करें थर्ड नंबर ले रहे हैं दोस्तों संवहन उत्तक। संवहन उत्तक तंत्र। अब क्या ले रहे हैं दोस्तों? संवहन उत्तक तंत्र। तो देखिए दोस्तों, बहिर्णुतक जो तंत्र है उसमें हमने क्या कहा कि बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र और संवहन के बीच का जो जोन है ना, सेकंड नंबर जो जोन है, उसको लेते हैं। संवहन उत्तक तंत्र में दोस्तों ध्यान रखना, हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की स्थिति यानी कि पोजीशन, एक चीज। दूसरी चीज कि इनके अरेंजमेंट कैसी है, प्रकार कैसा है, तो उसकी भी हम चर्चा करते हैं। क्लियर? कुछ इस तरीके से देखिए दोस्तों, जो संवहन उत्तक तंत्र होता है ना, संवहन उत्तक तंत्र में हम दोस्तों बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की स्थिति और प्रकार के बारे में, है ना। तो संवहन जो बंडल है ना, संवहन उत्तक या बंडल, उसमें दोस्तों अगर बात करें तो मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में 3 ही प्रकार का होता है। एक, इसमें जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में है ना दोस्तों। देखिए जाइलम और फ्लोएम, तो ये हो गया आपका जाइलम और ये हो गया दोस्तों आपके फ्लोएम। तो ध्यान रखना दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम जो है वो एकांतर क्रम में होता है, उसको कहा जाता है आपके अरीय प्रकार का। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहा जाता है आपके अरीय प्रकार का संवहन उत्तक। और ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये मुख्य रूप से आपके मूल के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? मूल के अंदर। क्लियर? सेकंड नंबर बात करें तो देखिए दोस्तों, जाइलम और जो फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम है एक पैकेट के रूप में होता है, एक बंडल के रूप में होता है ना। इसमें ऊपर की ओर फ्लोएम हो गया मान लो, और नीचे की ओर हो गया जाइलम। तो इस प्रकार के संवहन बंडल को दोस्तों कहा जाता है संयुक्त प्रकार का। क्या कहते हैं? संयुक्त प्रकार का संवहन बंडल, यानी कि जुड़ा हुआ, फ्यूज कहते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोएम एक यूनिट के रूप में होते हैं। पहली लेयर फ्लोएम की या जाइलम की, अनदर जो लेयर है वो आपके जाइलम या फ्लोएम की होती है, राइट। एंड देन लास्ट जो टाइप है उसमें दोस्तों ध्यान रखना, ये भी आपकी होता है संयुक्त। लेकिन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? इसमें इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कैम्बियम पाया जाता है। यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच एक विशेष क्षेत्र होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है, यानी कि विशेष प्रकार की कोशिकाओं का आवरण होता है, और इस पर विशेष प्रकार की कोशिका के आवरण को दोस्तों कहते हैं आपके कैम्बियम, या हिंदी में कहते हैं एधा। क्या कहा जाता है दोस्तों? एधा। तो दोस्तों संवहन उत्तक या बंडल आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला अरीय प्रकार का, दूसरा संयुक्त बंद प्रकार का, और तीसरा होता है दोस्तों आपके संयुक्त खुला प्रकार का। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे संवहन बंडल जिसमें एधा या कैम्बियम नहीं होता उसको बंद प्रकार का कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ऐसी कंडीशन में पौधे में द्वितीयक वृद्धि
द्वितीयक जो वृद्धि है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखना। जबकि इस प्रकार में ना, जिसमें एधा पाया जाता है, इनमें द्वितीयक जो वृद्धि है, द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके सवर्ण उत्तक या बंडल। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज की जो ये क्लास है आपको एकदम अच्छे से समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज का हमारा वो ये है कि एक बीजपत्री में किस आकृति का रंध्र पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों में ना, एक बीजपत्री पौधों में किस आकृति का रंध्र पाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, रंध्र जो है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन का आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।